हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और वीडियो के थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लोगी। जी हाँ, मुझे लग चुका है अप्रोक्सीमेटली 61,600 का चूना। इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने कैनन EOS 90D की अनबॉक्सिंग की थी। तो वो कैमरा एक्चुअली मैंने USA से इम्पोर्ट किया था। दैट्स वाई उसको रिलीज करने के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली 61,600 का अमाउंट पे करना पड़ा था। और उसको रिलीज करने के लिए मुझे काफी दिक्कतें आई। तो उसको रिलीज मैंने कैसे किया, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर ले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बात ऐसी है कि मुझे लेना था एक कैनन 90D DSLR कैमरा, और ये जो बात है वो है नवंबर की। तो ऐसा नहीं है कि जो ये कैमरा है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, इंडिया में ये अवेलेबल था। और अमेजोन पे उस टाइम मैंने जो रेट है वो चेक किया था तो वो था 1,30,000, 1,30,000। और बात ऐसी है कि मेरा जो ब्रदर है वो USA में रहता है, तो उसके पास कुछ वाचर्स पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वाचर्स का यूज़ किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेट्स वहाँ के कंपेयर कर लिए। तो USA में जो इसका जो रेट था वो था उस टाइम $15,084। और डॉलर्स के जो रेट हैं वो डेली अप डाउन होते रहते हैं। फिर भी अगर आप इसका जो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस अगर जानना चाहते हैं तो आप इसको 70 से इंटू कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली अगर 70 से इसका इंटू कर लिया जाए तो जो वो प्राइस होता है वो लगभग 1,11,000 के आसपास। फिर मैंने वहाँ जो कुरियर चार्जेस है वो वहाँ पता करवाए। तो USPS में जो इसका जो चार्ज था वो था $160। और मैं आपको बता दूं कि जो USPS है वो US गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विसेज है। तो दोनों को अगर हम जोड़ भी देते हैं तो जो प्राइस है 1,11,000 प्लस जो USPS का जो पोस्टल चार्जेस है वो अगर 70 से इंटू कर लिया जाए तो लगभग होते हैं 8,000 के आसपास। तो 1,11,000 प्लस 8,000 तो वो हो जाता है ये लगभग 1,19,000 के आसपास। और हमको ये तो मालूम था कि इसमें कस्टम चार्जेस तो लगेंगे, लेकिन कितने लगेंगे इसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो हमने मोटा मोटा मान के चला कि अगर हमको इसमें 10,000 का भी कस्टम चार्ज लगता है तो फिर भी वो प्राइजेस एक ही पड़ जाता है, क्योंकि 1,30 में हमको अमेजोन पे मिल ही रहा था। और ये भी मोटा मोटा अगर इसको हमारा जो कैलकुलेशन था उसके हिसाब से 1,30 में ये भी मिल रहा था। हालांकि जो US से आने में काफी वक्त लगता, लेकिन हमने सोचा कि हमारा जो वाउचर है वो यूज हो जाएगा। तो ब्रदर ने 27 नवंबर को कैमरा परचेज कर लिया, 12 दिसंबर को USPS में दे दिया, 14 दिसंबर को ये पहुंच जाता है सैन फ्रांसिस्को, 16 दिसंबर को पहुंच जाता है ये दिल्ली, और 19 दिसंबर को पहुंच जाता है मुंबई कस्टम में। और 19 दिसंबर से फिर ये हेल्ड हो जाता है मुंबई कस्टम में। तो मैंने लगभग 3 दिन का वेट किया मुंबई कस्टम की तरफ से रिस्पॉन्स आने का कि कैमरे को क्यों हेल्ड किया गया है, या फिर मुंबई कस्टम को कुछ कैमरे के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने लगभग 3 दिन का वेट किया, और इन 3 दिनों में ना उनकी तरफ से कोई मेल आया ना ही कोई कॉल आया। इनफैक्ट मैंने जो मुंबई कस्टम का जो कांटेक्ट नंबर है उस पर भी कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से कोई मिला नहीं। तो फिर मैंने 3 दिन के बाद इसके इंक्वायरी के रिगार्डिंग मैंने मेल किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। लेकिन कस्टम में आप जब भी कॉल करोगे तो जनरली वो रिसीव ही नहीं करते, क्योंकि आपकी तरह
कई लोगों के उनके पास कॉल आते हैं तो वो वैसे भी डिस्टर्ब रहते हैं। और उस टाइम ऐसा था कि कोरोना महामारी का दौर भी चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है, तो ना उनकी तरफ से कोई कॉल पिक हुआ मेरा। तो यूट्यूब में भी जनरली सभी वीडियोस में एक ही बात बताई गई कि जो कस्टम से क्लियरेंस होने में काफी वक्त लगता है या फिर कस्टम्स का रिस्पांस आने में काफी वक्त लगता है। और कोरोना महामारी का दौर भी चल रहा था, काफी जगहों पे लॉकडाउन्स भी थे, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। फिर मैंने लगभग 1-1.5 महीने का वेट किया। फिर भी मुंबई कस्टम की तरफ से कोई भी रिस्पांस मुझे नहीं मिला। हालांकि मैंने बीच बीच में कॉल ट्राई किया लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुरियर सर्विस की तरफ से कोई इंक्वायरी की जाए। तो ऐसा था कि कैमरे का जो इंश्योरेंस है वो मेरे ब्रदर ने करवा रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुरियर सर्विस की तरफ से कोई इंक्वायरी की जाए, क्योंकि यूएसपीएस से जब मेरे ब्रदर ने जो कैमरा भेजा था तो उसमें कैमरे का भी इंश्योरेंस हुआ था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो यूएसपीएस से वहां से इंक्वायरी किया जाए। तो मेरे ब्रदर ने वहां इंक्वायरी करवाया। तो इंक्वायरी में कुरियर सर्विस के द्वारा भी यही बताया गया कि जो कैमरा है वो मुंबई कस्टम की तरफ से हेल्ड कर लिया गया। जनरली जो कस्टम्स है वो प्रोडक्ट को हेल्ड करने के पीछे जो रीजन होता है वो होता है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो उसके रिगार्डिंग वो हेल्ड कर लेते हैं, या फिर इलीगल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग वो हेल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो हाई वॉल्यूम अमाउंट का है तो उस कंडीशन में भी ये हेल्ड कर लेते हैं। तो साथ में हमको डिटेंशन नंबर भी दे दिया गया था। तो ये एक चीज अच्छी हो गई थी कि हमें कम से कम डिटेंशन नंबर हमें मिल गया था ताकि हम मुंबई कस्टम में इंक्वायरी कर सकें। तो डिटेंशन नंबर हमें मिल गया। ये हमको मिला लगभग, जो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आई वो 25 मार्च को आई। तो 25 मार्च को हमको जो इसका डिटेंशन नंबर है वो हमें मिल गया था। काफी दिनों तक मैंने वेट भी किया। इसके अलावा मैंने कई कस्टम एजेंट से भी कॉन्टेक्ट किए, तो उनमें से सभी कस्टम एजेंट का एक ही कहना था कि जो मेरा पार्सल है वो यूएसए की पोस्टल सर्विस से आया हुआ है, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस से आया हुआ है। तो वो गवर्नमेंट की जो पोस्टल सर्विस है या गवर्नमेंट से जो भी कुरियर आया हुआ है उसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर वो पार्सल प्राइवेट कुरियर कंपनी से आता तो उसमें होता ये कि जो भी कस्टम चार्जेस है वो मुंबई कस्टम से वो क्लियर करवा लेते और फिर वो डिलीवरी के टाइम जो चार्जेस हैं वो मुझसे ले लेते। लेकिन मेरा केस तो ये था कि मेरा जो पार्सल है वो गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस से आया होता, सो मुझे यहाँ पे कस्टम से डायरेक्ट डील करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट मुंबई कस्टम से ही कांटेक्ट किया जाए। तो कॉल तो वो रिसीव नहीं कर रहे थे, मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो मुंबई में मेरा एक कजिन ब्रदर रहता है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इंक्वायरी करें। तो उनका अभी थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा था, तो उन्होंने किसी बंदे को पकड़ा जो कि चाइना से जो भी प्रोडक्ट आता है कस्टम्स में तो वो रिलीज करने का काम करते हैं, मतलब ये एक कस्टम एजेंट मान के चल सकते हो आप। तो उन्होंने उनसे इंक्वायरी कराया तो पता चला कि जो मेरा पार्सल है वो मुंबई के अंधेरी वाले ऑफिस में रखा हुआ है। और मेरे कजिन ब्रदर ने जब कस्टम क्लियरेंस वाले बंदे से बात की और उन्होंने बताया कि इतना बड़ा अमाउंट आपको कस्टम में पे करना होगा, तो फिर मेरे ब्रदर ने मुझे बताया। तो काफी बड़ा शॉकिंग मूवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा अमाउंट मुझे कस्टम में पे करना होगा। मैंने तो ऑलरेडी मैंने मान के चला था कि 5 to 10,000 के अप्रोक्सीमेटली अगर चार्जेस होंगे तो हम पे करके वहां से रिलीज कर लेंगे। लेकिन
हमारी उम्मीद से लगभग 6 गुना जो चार्ज था, कस्टम चार्जेस थे, वो हमको यहाँ पे देना था। तो काफ़ी बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे, काफ़ी जगहों से इंक्वायरी की। उसके अलावा फिर मैंने आइसगेट की वेबसाइट में भी चेक किया, तो मैंने देखा कि हाँ, उस जो बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लगभग सही है। फिर मैंने कजिन ब्रदर को बोला कि आप वहाँ से जो भी चार्जेस है वो मैं आपको पे कर दूंगा, आप वहाँ से रिलीज करवा लीजिए। तो सिचुएशन ये हो जा रही थी कि जो मेरे कजिन ब्रदर है उनको जॉब से छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने काफ़ी सारी छुट्टियां ली थी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे ही उनको छुट्टियां मिलती है तो फिर ऑफिस में वो जाके मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट कर लेंगे। लेकिन जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, और मुझे इतना तो जानकारी था कि जनरली जो गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस के थ्रू अगर जो पार्सल आता है और हेल्ड हो जाता है मुंबई कस्टम्स या फिर कस्टम्स में, तो फिर उसके लिए होता ये क्या है कि कस्टम्स की तरफ से आपके घर पे एक लेटर आता है और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है बाय पोस्ट। उसके बाद वो वहां से प्रोडक्ट रिलीज करते हैं और फिर वो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आता है। उसके बाद आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से आपको कॉल आता है और आपको बताया जाता है कि आपके नाम से एक पार्सल आया हुआ है जिसमें आपको इतना कस्टम ड्यूटी आपको पे करना है। तो आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस आइए, कस्टम ड्यूटी पे कीजिए और आपका जो पार्सल है वो ले जाइए। और इसमें होता है कि क्या है कि आपको 7 डेज के अंदर ही जो पार्सल है वो कस्टम ड्यूटी पे करके ले जाना होता है। अगर आप 7 डेज के अंदर ही जो कस्टम ड्यूटी पे करके आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं ले जाते तो वो प्रोडक्ट फिर से मुंबई कस्टम में चला जाता है। उसके बाद उसकी जो नीलामी हो जाती है। इसके अलावा अगर प्राइवेट कुरियर से आप जो भी प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, तो उसमें होता ये है कि जो भी कस्टम चार्जेस हैं वो आपके जो कुरियर है वो क्लियरेंस करवा लेती है, और जब भी आपको प्रोडक्ट डिलीवर होता है उस टाइम वो आपको से कस्टम ड्यूटी ले लेती है और आपको प्रोडक्ट वहीं पे आपके घर पे डिलीवर कर देती है। तो मेरे केस में ये हो रहा था कि मुझे ना तो मुंबई कस्टम की तरफ से कोई लेटर आया था मेरे पास कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट कर दीजिए, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मेरा प्रोडक्ट जो है क्यों हेल्ड हुआ है। लेकिन मुझे इतना तो जानकारी था कि 70% केसेस में जनरली आपके जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हैंडल कर लिया जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि जो भी मुंबई कस्टम के जो ईमेल आईडी है वो मैंने नेट से निकाले। तो जो मुंबई कस्टम के जो ईमेल आईडी है वो आपको फ्लैश भी हो रहे होंगे। तो 2 ईमेल आईडी मैंने वहां से निकाले और दोनों ही ईमेल आईडी में मैंने सेम मेल किए। तो मेल में मैंने क्या लिखा वो मैं आपको शो अप करता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं 3 मेल यहाँ पे मैंने आपसे मुंबई वाले मेल आईडी में सेंड किया है, और इसके अलावा एक मेल मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट ACC वाले मेल आईडी में सेंड किया है, और सभी मेल्स में मैंने एक ही चीज़ें लिखी हुई है। तो एक मेल मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो सब्जेक्ट लिखा है वो रिक्वेस्ट टू रिलीज माय पार्सल। हेलो ऑफिसर, माई सेल्फ प्रवीण साहू, माई ब्रदर सेंट मी ए पार्सल DSLR कैमरा विच हैज़ बीन हेल्ड बाई मुंबई कस्टम on 19/12/2020. Parcel details are as follow: FA state EMS item number EH 017581698 US। डिटेंशन नंबर जो मुझे प्रोवाइड किया गया था वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। आई वुड मेंशन यू दैट माई प्रोडक्ट विच यू हैव हैड इज सेंट बाय माई ब्रदर एज अ गिफ्ट विच इज फॉर माई पर्सनल यूज। आई एम अटैचिंग द इनवॉइस बिल ऑफ द प्रोडक्ट विच माई ब्रदर हैड बॉट एंड my ID proof with complete address. So I heartfully request to you, please release my product as soon as possible. Sincerely प्रवीण साहू। फिर मैंने अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो डाला। इसके अलावा मैंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया। इसके साथ ही मैंने अपना जो ईमेल आईडी है वो मेंशन किया। इसके अलावा मैंने 3 चीज़ें इसमें अटैच की: मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड और जो कैमरे का इनवॉइस बिल।
तो इसमें मैंने पहला मेल जो किया था वो 15 जुलाई को किया था, उसके बाद 16 जुलाई को किया, उसके बाद 19 जुलाई को किया, उसके बाद लास्ट में मैंने 21 जुलाई को किया। टोटल 4 मेल मैंने यहाँ पे किए थे, स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। तो सडनली 2 अगस्त को मॉर्निंग में मुझे कॉल आता है मेरे नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से, और मुझे बताया जाता है कि आपके नाम से प्रोडक्ट आया हुआ है जिसमें आपको 61,589 रुपीज़ पे करके आपको प्रोडक्ट ले जाना है, और वो भी 7 डेज के अंदर, अदरवाइज आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस चला जाएगा। तो मैं उसी दिन मैं चला गया और जो कस्टम चार्जेस है वो पे किया और प्रोडक्ट लेके आ गया घर, जिसमें एक्चुअल जो कस्टम चार्ज था वो था 61,489। इसके अलावा मुझसे 100 रुपीज पोस्टल चार्जेस लिए गए। तो टोटली मुझे यहाँ पे 61,589 रुपीज पे करने पड़े। तो मैंने अपने कैमरे के लिए कितने कस्टम चार्जेस दिए उसकी डिटेल्स आपसे स्क्रीन पे है, उसका जो प्रूफ है वो आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। तो मैं आपको रिकमेंड तभी करूंगा जब आपकी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, उसी कंडीशन में ही आप अदर कंट्री से जो आपका प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट करें। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करें तो आप प्राइवेट कुरियर कंपनी से इंपोर्ट करें। तो इससे होगा ये कि आपको जल्दी प्रोडक्ट आपको आपके घर पे मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस। इसके अलावा आप इंडिविजुअली जो प्रोडक्ट है वो ना मंगाएं, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मंगाएं, तो उसमें होगा कि आपको जो चार्जेस है वो थोड़े कम लगेंगे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा अमाउंट, और वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि कैमरा फंस चुका था, और अगर मैं वहाँ से कैमरे को रिलीज नहीं करता तो कस्टम द्वारा कैमरे की नीलामी कर दी जाती। तो बेटर यही था कि वहाँ से हम जो भी कस्टम चार्जेस हैं वो पे करके अपना कैमरा ले लें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी गलतियों से आप कुछ को सीख मिली होगी, मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीख मिली होगी। तो मैंने जो गलती की वो आप ना दोहराएं, यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।